हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेटलर्जी क्या होती है। फिर पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो चलिए ध्यान से देखिए, इस लेक्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। मुझसे पढ़ने की सिर्फ आपके पास दो ही कंडीशन है, तभी रिजल्ट मिलेगा जब आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और ईमानदारी से ट्वाइस अ वीक उसको रिवाइज करेंगे, तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। वरना यही होगा, एक तरफ से आप सुनेंगे, दूसरी तरफ से आप निकालेंगे, तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले जो हम टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मेटलर्जी। तो आइए ध्यान से देखते हैं मेटलर्जी बच्चों क्या होती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी इज डिफाइंड एज a process that is used for extraction of metal in pure form। हमें अगर मेटल का प्योर फॉर्म चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। तो व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। क्लियर, यानी कि उस मेटल में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो भी मेटल है सिर्फ वही मेटल होना चाहिए। क्लियर, अच्छा क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोरोजन। इट इज डिटेरोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट्स एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जब आपका जो मेटल होता है उसका सरफेस सराउंडिंग एनवायरनमेंट जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर जाता है, तो इसी को बोलते हैं कोरोजन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो व्हाट इज कोरोजन। इट इज डिटेरोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन। ये केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, मेटल के सरफेस के और सराउंडिंग एनवायरनमेंट। उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भैया क्या होगा, एयर होगा, एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा, और वो मेटल सरफेस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और इसी को बोलते हैं कोरोजन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। इसी का एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। यानी कि जो आपका सिल्वर होता है वो रिएक्ट करता है किससे, सल्फर से जो प्रेजेंट है एयर में, और उससे रिएक्ट करने पे यानी कि सिल्वर रिएक्ट करेगा सल्फर से तो क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बेटा। एंड आर्टिकल बिकम ब्लैक, और वो आर्टिकल क्या बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। इसकी रिएक्शन हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, जो आपको कह रहा है एग्जाम्पल से। इसका एक रिएक्शन देखिए, कह रहा है जब Ag यानी कि सिल्वर, बोलिए, जब रिएक्ट करेगा सल्फर से जो प्रेजेंट है एयर में तो क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, AgS। क्लियर, AgS सिल्वर सल्फाइड। क्लियर, बोलिए हाँ या ना बच्चों। अच्छा, अब देखिए ये जो AgS बनेगा सिल्वर सल्फाइड, ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा ब्लैक हो जाएगा, ये आर्टिकल ब्लैक हो जाएगा। क्लियर, जो भी आपका सिल्वर का मेटल होगा वो सल्फर से रिएक्ट करने पे AgS बना लेगा। क्लियर, तो उसके बाद वो आर्टिकल ब्लैक दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। पक्का, आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है इसी में। आयरन एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेक्सी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आपने ये भी रिएक्शन देखी होगी बच्चों। इसकी रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए। आपको पता है आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बोलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी रिएक्शन ऊपर लिखता हूँ। जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बोलिए एक ब्राउन कंपाउंड बनता है, रस्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं Fe2O3। Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड। लिख लीजिए आयरन 3 ऑक्साइड। इसमें आयरन की 3+ वाली वेरिएबल वैलेंसी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। और ये इसी को बोलते हैं बच्चों रस्ट। क्लियर, कैसा होता है, ब्राउन होता है। पक्का, अच्छा अब आइए बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की कहानी। तो चलिए नीचे आइए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसा कि यहाँ पे लिखा है
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 केस के मेटल हैं। पहला मेटल जो दिख रहा होगा ये पहली ब्लॉक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इसको हम जरा पहले अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हैं नोट्स बना के, तब और पढ़ने में अच्छे समझ आएगा, फील आएगा। क्लियर? तो चलिए पहले हम इसको जरा एक्सप्लेन कर देते हैं अपनी लैंग्वेज में। पहले देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और उसमें आपने पढ़ा था जो बॉटम में आपके पास मेटल होते हैं वो कौन होते हैं, बोलिए। अगर मैं उनके एग्जाम्पल की बात करूं, उन मेटल के एग्जाम्पल की बात करूं, तो बॉटम में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते थे? याद करिए बच्चों, उसके एग्जाम्पल बताइए जो मेटल एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होते थे। नीचे पे आपने देखा था कॉपर होता था, प्लैटिनम होता था, एजी होता था और एचजी होता था, हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, और बीच में अगर हम बोलें ये कौन सी कहानी है, ये बॉटम वाली कहानी है। मेटल एक्टिविटी सीरीज के ये सारे मेटल कहाँ प्रेजेंट होते थे? बॉटम में प्रेजेंट होते थे। क्लियर? और बॉटम में प्रेजेंट होंगे तो आपको पता है इनकी रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करती थी, ये बॉटम में पाई जाते हैं, तो इनकी एक्टिविटी या कह लो रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होगी। बोलिए, तो बॉटम में प्रेजेंट हैं तो इनकी क्या होगी? लीस्ट रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिविटी। ठीक बच्चों? अच्छा, अगर हम बात करें बीच में, मिडिल में कौन कौन प्रेजेंट होते थे, तो क्या कहोगे आप? बोलिए, मेटल एक्टिविटी सीरीज में बीच वाले कुछ एलिमेंट थे, जैसे मैं कहूं जिंक, आयरन, लेड यानी कि पीबी, ये हमारे मिडिल वाले थे, मेटल एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में प्रेजेंट थे। अब मिडिल में प्रेजेंट होंगे तो इनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होगी। क्या होगी? मॉडरेट होगी। मॉडरेट रिएक्टिविटी। ठीक बच्चों? अच्छा, अगर हम बात करें टॉप मेटल की, मेटल एक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप पॉइंट पे कौन प्रेजेंट होते थे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते थे? जैसे आपने पढ़ा था क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। मैं ऑर्डर में एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ, बट हाँ ये पता है कि ये हमारे कहीं ऊपर होते थे, ये बीच में होते थे और ये नीचे होते थे। अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की बात करें तो ये कहाँ पे होते थे? टॉप पॉइंट पे होते थे, टॉप मोस्ट होते थे। क्लियर? अच्छा, और टॉप मोस्ट वाले कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होंगे, हाँ या ना? ये हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिविटी होगी इनकी। बोलिए हाँ या ना? इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी मेटल एक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉप पे प्रेजेंट है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अच्छा, बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, इनका जो आपका अकरेंस है या कह लो अकरेंस इनकी रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। कैसे? देखिए बच्चों, अगर हम बात करें बॉटम वाले की, जैसे कॉपर, प्लैटिनम, सिल्वर और मर्करी, एक और होता था याद करिए एयू, गोल्ड, एयू भी होता था बॉटम वाले में, ये भी लीस्ट रिएक्टिव होता था। तो जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे बेटा, बोलिए जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे, हाँ या ना? दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, वो फ्रीली पाए जाते होंगे अर्थ के अंदर, हाँ या ना? किसी से रिएक्शन नहीं करते होंगे तो हम कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव होने का मतलब क्या है? क्या? फ्री, या कह सकते हो नेटिव स्टेट। फ्री या कह लो नेटिव स्टेट, दोनों का मतलब यही है। लिख लीजिए, ये क्या होते थे? फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते थे या नेटिव फॉर्म में? ठीक, फ्री स्टेट में पाए जाते थे या नेटिव, नेटिव मतलब अकेले। ये मेटल्स किसी और मेटल के साथ कंबाइन करके नहीं पाए जाएंगे, अकेले पाए जाएंगे क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कॉपर, गोल्ड। क्लियर? और आपको दिख रहा होगा सिल्वर, जब इनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है तो बेटा उसके लिए हमें कुछ भी ज़्यादा तीम चाम नहीं करना पड़ता है, ये सीधे साबुत मिल जाते हैं। ठीक है, गोल्ड आपने माइनिंग देखी होगी तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, इनकी कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। अगर हम बात करें बीच वाले की, जो मॉडरेट हैं, तो बेटा ये रिएक्टिविटी इनकी कुछ ना कुछ होती है,
मॉडरेट होती है, बीच के लेवल की होती है, ना ज़्यादा ना कम, मगर रिएक्टिव होते हैं। तो इसके वजह से रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे, कंबाइंड फॉर्म में होंगे, ये अकेले नहीं पाई जाएंगे। क्लियर, क्या होंगे, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, कंबाइंड फॉर्म में। क्लियर, और जो हाईली रिएक्टिव है टॉप मोस्ट वाले बेटा, वो भी कैसे होंगे, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। पक्का समझ गए बच्चों, ये सारी बातें आपको पता होगी। और आपने पढ़ा था जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप से नीचे आएंगे, तो आपने देखा था क्या होता था, हमारी जो रिएक्टिविटी होती थी वो डिक्रीज़ करती थी, रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज़ करती थी। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होंगे, टॉप मोस्ट वाले, हाईली रिएक्टिव होंगे, इसलिए भैया रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेंगे, इसलिए एनवायरनमेंट में या कह लो अर्थ क्रस्ट में ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे, फ्री फॉर्म में नहीं होंगे। अगर कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो इनके लिए हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एक्सट्रैक्शन के लिए, हाँ या ना। क्लियर, पक्का समझ गए। क्लियर, आगे बढ़ जाएं, चलिए नीचे देखिए हेडिंग लगा लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। वही सारी बातें यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी थी तो आपको दिक्कत होती समझने में। देखिए, मेटल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, उनके रिएक्टिविटी की बेसिस पे दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, मैंने आपको बताया। ठीक है, 3 कैटेगरीज में उनको क्या कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं या ग्रुप कर सकते हैं। पहला देखिए, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज यानी कि वही मेटल एक्टिविटी सीरीज, यार कह लो रिएक्टिविटी सीरीज, आर लीस्ट रिएक्टिव। हमने आपको बोला, जैसे आपने देखा ना, लीस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं, देखिए कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, बोलिए सिल्वर, Hg। ठीक है, दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट या कह लो नेटिव स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। दीज मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव, और ये अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते ही नहीं किसी से, तो इनकी एक्सट्रैक्शन बड़ी ही ईजी होगी बेटा, ये आप देखेंगे अभी। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू अ मेटल बाय हीटिंग अलोन। अच्छा, अगर आपके पास ये जो मेटल्स हैं ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, और करेंगे भी रिएक्ट बेटा किससे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किससे रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। तो ऑक्साइड को बेटा आप क्या करोगे, हीट करोगे, ऑक्सीजन अलग मेटल अलग, बड़े आराम से वो मेटल मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगी, नहीं, पक्का, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कौन होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अभी यही तो बताया मैंने, देखिए ऊपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। क्या होता है इनके बारे में, आर सो रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर फ्री एलिमेंट, वो फ्रीली नहीं पाए जाते, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें, चलिए। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे जिंक, आयरन, पीबी आर मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि थोड़े बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड एंड सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। ठीक है, जो मॉडरेट होते हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर, अच्छा आगे बढ़े बच्चों, बोलिए। अच्छा, अब आइए ध्यान से देखते हैं, चलिए अब देखिए और क्या होती है। अगर हम बात करें और की, तो बेटा ओर और मिनरल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो क्या करें, एक बार रिवाइज करा दें, ओर और मिनरल्स क्या होते हैं। चलिए बता देते, थोड़ा ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा हल्का सा प्रीवियस लेक्चर में चलते हैं, मेटलर्जी के ऊपर। बस ये देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे और की, तो आप देख पा रहोगे, आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, एक ऐसी एरिया या कह लो एक ऐसी जगह जहां पे मिनरल्स की पाई जाने की भरपूर मात्रा में पॉसिबिलिटी होती है, और इस जगह से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बहुत ही हाई परसेंटेज में। मिनरल्स क्या होते हैं, आर मेटल्स प्रेजेंट इन नेचुरली अकरिंग, क्या होते हैं, आर मेटल प्रेजेंट नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट,
मिनरल्स आर द मेटल्स विच आर प्रेजेंट नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अपने अर्थ के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। और इन मिनरल्स की जो हाई पॉसिबिलिटी वाला एरिया होता है उसी को बोलते हैं और जहां से आप इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे, बोलिए, प्रॉफिटेबली। क्लियर बच्चों? पक्का। अब आइए जरा नीचे जो पढ़ना था मैं, और अच्छा, तो सबसे पहला जो तरीका होता है बच्चों, हमें किससे निकालना है, ये मेटल का एक्सट्रैक्शन किस में से करेंगे, ओर में से करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। अच्छा, ओर की कंसंट्रेशन करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास मेटल की 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी आपने देखा, यह है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इनको कैसे करेंगे, इनका कंसंट्रेशन कैसे करेंगे? पहले इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। देखिए, पहले इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओर करनी पड़ेगी। जो हाईली रिएक्टिव होंगे उनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कौन सा मेथड लगाओगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। क्लियर? तब जाके प्योर मेटल मिलेगा। अगर हम बात करें इसकी सेकंड कैटेगरी की, जिसमें आप देख रहे हो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिनकी मॉडरेट रिएक्टिविटी है, तो उनका कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करोगे? 2 तरीके से करोगे। एक होता है, अपने पास 2 तरह की ओर होती हैं, कार्बोनेट ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या तो जो आपके ये मेटल्स हैं मॉडरेट वाले। मॉडरेट वाले कौन है बेटा? आपको मैंने बताया था अभी, मॉडरेट वाले जिंक, आयरन और पीबी। बोलिए, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे? ये जो मेटल्स हैं या तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो सल्फाइड ओर के केस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर कार्बोनेट ओर है तो उसके लिए हमें कैल्सिनेशन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैल्सिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर सल्फाइड ओर है तो उसके लिए हमें रोस्टिंग करनी पड़ेगी। तब जाके क्या मिलेगा हमको? ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। यानी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्या मिलता है? बोलिए, दोनों से ऑक्साइड बनता है। किसका? मेटल का। फिर उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। ऑक्साइड मेटल का, या कह लो मेटल ऑक्साइड का, हमको क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या बनेगा? बोलिए, रिडक्शन करने के बाद प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल मिल जाएगा, बात खत्म। अच्छा, अब बात करते हैं अपने थर्ड कैटेगरी की, जो है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जैसे आपने देखा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब थे थर्ड कैटेगरी, बॉटम पे जो पाए जाते हैं। या तो देखिए वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड ओर के लिए आपको क्या करना है? रोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। रोस्टिंग करोगे तो मेटल मिल जाएगा डायरेक्ट। क्या मिलेगा? मेटल मिल जाएगा, कोई दिक्कत? फिर उसकी रिफाइनिंग कर देना, बात खत्म बच्चों। पक्का? उसकी रिफाइनिंग मतलब उसकी प्योरीफिकेशन, मतलब आप आगे पढ़ोगे रिफाइनिंग भी, इस लेक्चर में नहीं मगर नेक्स्ट लेक्चर में। ये बातें समझ में आई? मेन मेथड क्या है? कंसंट्रेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। लो इन एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? जो बॉटम में प्रेजेंट हैं उन मेटल्स की बात करें। बॉटम में कौन कौन प्रेजेंट था आपने देखा बेटा? जैसे आपने देखा, बोलिए, मरकरी देखा, Hg, और क्या देखा आपने? कॉपर देखा। क्या देखा? कॉपर देखा, और Au देखा, प्लेटिनम देखा। ये सब क्या थे? लीस्ट रिएक्टिव होते थे। कैसे होते थे? लीस्ट रिएक्टिव होते थे। बोलिए बच्चों, पक्का? ये सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते थे और बॉटम में पाए जाते थे। थोड़ा यहाँ पे किचपिच है, फिर से ले देते हैं। देखिए, HgCu, और यहाँ पे एक और लिख लीजिए, क्या? Au, यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अच्छा, पहले तो लिख लीजिए। अच्छा, अब आइए देखिए क्या लिखा है इनके बारे में। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। पहली बात तो ये रिएक्टिव है ही नहीं, क्योंकि बॉटम पे पाए जाने वाले हैं, ठीक, समझ के। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स, इन मेटल्स की जो ऑक्साइड होगी, कैन बी रिड्यूस्ड टू अ मेटल बाय हीटिंग अलोन। कुछ नहीं करना, मेटल ऑक्साइड को, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉपर है तो उसकी ऑक्साइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे मेटल। कॉपर ऑक्साइड मान लो एग्जांपल पे, उसको हीट कर दो, ऑक्सीजन अलग, कॉपर अलग, खत्म।
रिडक्शन कर दिया आपने। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है सिन बार। सिन बार क्या होता है? इसको बोलते हैं HGS, मरकरी सल्फाइड, मरकरिक सल्फाइड। क्लियर? HGS इज एन ओर ऑफ मरकरी। ये क्या है? ओर ऑफ मरकरी है। क्या है? ओर ऑफ मरकरी, मरकरी की ओर है, यानी कि एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां पे मरकरी की पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सिन बार ये ओर है। ठीक। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, उसको हीट कर दो एयर में, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मरकरिक ऑक्साइड, HgO। ठीक है, HgO बन जाएगा मरकरिक ऑक्साइड। मरकरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मरकरिक ऑन फर्दर हीटिंग। जब उसकी फर्दर हीटिंग करोगे मरकरिक ऑक्साइड की तो मरकरी मिल जाएगा एज अ मेटल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अगर आप यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन देखोगे तो क्या दिख रहा है? HGS, इसको बोलते हैं बच्चों सिन बार। क्या है? HGS, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, सिन बार। ठीक है, मरकरिक सल्फाइड भी बोल सकते हैं, HGS। क्लियर? अच्छा, इसकी आपने क्या की? देखिए, इस ओर की आपने रिएक्शन करा दी किससे? ऑक्सीजन से, और हीट कर दिया। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? HgO मिलेगा। बोलिए। HgO मरकरिक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मर्क्यूरिक, क्या मिलेगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्यों? थोड़ा अच्छा लगा ना बोलने में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अरे भाई ऐसे ना बोलो अंग्रेज की तरह, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बेटा। और क्या मिलेगा? SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। फिर क्या करोगे? जो आपको ये मेटल की जो ऑक्साइड मिली है, बोलिए क्या, जो HgO मिला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसकी आप क्या करोगे बेटा? फर्दर हीटिंग कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? देखिए, हीटिंग कर देना। फिर क्या मिलेगा बेटा? HgO को जब हीट करोगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और Hg अलग हो जाएगा। यहां पे आपने क्या किया है? रिडक्शन किया है। क्या किया है? बोलिए। नेक्स्ट रिएक्शन में आपने क्या किया? रिडक्शन किया। कैसे? आपने HgO में से ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया, और जब भी रिमूवल होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर? कौन रिड्यूस हो गया है? HgO। ठीक है, रिड्यूस किस में हो गया है? Hg में रिड्यूस हो गया है। पक्का समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली यहां पे हमसे कह रहा है क्या बच्चों? कॉपर विच इज फाउंड एज, कॉपर जो हमारा होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? विच इज फाउंड एज Cu2S, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। इन नेचर कैन बी obtained from its जस्ट बाय हीटिंग इन एयर। उसको जस्ट आप हीट कर दोगे एयर में तो कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। क्लियर? फिर उस कॉपर ऑक्साइड की क्या करो बेटा? बोलिए, क्या करोगे? हीट करोगे तो भी मिलेगा। चलिए हम आपको वो रिएक्शन दिखाते हैं, NCERT में है वैसे तो, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है, अगर हम कहें, बोलिए यहाँ पे अगर हम लें Cu2S बेटा, कॉपर सल्फाइड ले लें जो नेचर में प्रेजेंट है, और उसकी एयर के प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दें। क्लियर? क्या कर दें? हीटिंग कर दें। तो क्या होगा? हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगी। बोलिए, कॉपर ऑक्साइड बनेगी, Cu2O प्लस क्या बनेगा बच्चों? SO2 बनेगा। ठीक है, पक्का? ये बनेगी रिएक्शन। अच्छा, हमने कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या कह लो एयर के प्रेजेंस में हीट कर दिया है तो क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिली, SO2 गैस। अच्छा, चलो आप पहले इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, बोलिए, कॉपर तो बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन देखिए, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। राइट साइड आप देखेंगे एरो के कितने ऑक्सीजन? 3 हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो? Cu2O जो लिखा है उसके आगे आप 2 लगा लो तो ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे? देखिए, 2 लगा लोगे, ऑक्सीजन 2 हो गए
और SO2 के पास भी 2 हैं, तो 2 + 2 4 हो गए राइट साइड। लेफ्ट साइड देखिए बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, बोलिए कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। आप क्या करो, यहाँ पे भी 2 लगा लो, 2 के पास भी, SO2 जो दिख रहा है उसके पास भी 2 लगा लो। तो अब बताइए ऑक्सीजन कितने हो गए जरा, 2 + 4 6 हो गए राइट साइड, और यहाँ पे लेफ्ट साइड 2 हैं तो 3 लगा लो, यहाँ पे 3 लगा लिए, खत्म बात। अच्छा ठीक, बोलिए बच्चों। और कॉपर देखिए अब 4 हो गए हैं राइट साइड, और इधर 2 लगा लोगे तो इधर भी 4 हो जाएंगे, और सल्फर देखिए लेफ्ट साइड 2 हैं, राइट साइड भी 2 हो जाएंगे। क्लियर, ये बैलेंस हो गई। बैलेंसिंग बेटा कुछ लेवल की आप लोग कर पाओगे, वरना थोड़ा बहुत बैलेंसिंग के साथ याद करने की आदत डालिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम्स है। क्लियर, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप 11th में आओगे, सब आपको एकदम रिएक्शन एकदम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रिएक्शन बेटा नेम्ड रिएक्शन होती हैं, रटनी ही पड़ती हैं, आपने भी रटनी है, मैंने भी अपने समय में रटी थी बेटा। ठीक, सारी रिएक्शंस एकदम आप नहीं समझ सकते, वो टीचर जो एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है कई सालों से, उसी को पता चलता है अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा, थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स हैं। चलिए फिर देखिए यहाँ पे आपका जो ये मेटल ऑक्साइड बना है Cu2O बेटा, क्या बना है, Cu2O बना है, जो ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। ठीक, अब इसको क्या करो, इस Cu2O को अगर आपने क्या करना है, Cu2O को आप यहाँ पे कॉपर सल्फाइड, बोलिए कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में हीट कर दो। क्या कर दो, हीट कर दो। अब आप कहोगे Cu2O जो आपका है कॉपर ऑक्साइड, इसको हम डायरेक्टली भी हीट कर सकते थे, प्लस Cu2S काहे लिखे, तो बेटा ये आपके लिए नहीं है, बस इतना जो रिएक्शन दी है एनसीईआरटी में, इसका रीज़न मत जानो भी, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हीट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे Cu मिल जाएगा प्लस SO2 मिल जाएगा। ठीक, और कितने कॉपर होंगे देखिए, इधर आप 6 लगा लो बैलेंस करने के लिए, और इस साइड 2 लगा लो, 2 2 4 2 6। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर। ठीक बच्चों, पक्का। इसकी इस रिएक्शन की जगह आप क्या कर सकते थे, देखिए जो यहाँ पे कॉपर मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलिए। जैसे आपको ऊपर देखिए मरकरी मिला था Hg, देखिए भाई जो मेटल आपने देखे लो इन एक्टिविटी सीरीज हैं, कॉपर मेटल जैसे Hg मेटल देखा ना आपने ऊपर, वो देखिए एक्सट्रैक्टेड हो गया। पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो बीच में है जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, ठीक, उनका क्या हाल होगा देखते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। अब कई लोग सोच रहे होंगे कॉपर तो बॉटम में भी प्रेजेंट था, उसको हमने लीस्ट रिएक्टिव में भी कंसिडर किया, ऊपर वाले में भी, और मॉडरेट वाले में भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो बीच में आ रहा है, समझ लो। कई बार क्या होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, मॉडरेट में आ जाता है, और कई बार लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मॉडरेट में भी मान लेते हैं और लीस्ट रिएक्टिविटी में भी मान लेते हैं। क्लियर मेरे बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए साफ साफ क्लियर कर दिया। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर में या तो ये जो हमारे बोलिए मेटल्स हैं जो हमारे मॉडरेट हैं, बीच में मिडिल वाले, बोलिए या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे नेचर में। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? यहाँ पे मिडिल ऑफ एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, जो बीच वाले हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी है जिनकी, जिसका आपने एक एग्जांपल देखा था, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन। ठीक है, ये सब हमारे कैसे थे बच्चों, बीच वाले थे। पक्का? अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। देखिए ये जो मेटल्स हैं ये नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो गर्मी बहुत लग रही है भाई, ये नेचर में सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मगर इन मेटल्स की
अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, देखिए बेटा, इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकालना बड़ा आसान है, सिंपली हीट कर दो। जस्ट आपने ऊपर देखा था, अभी देखा था कि नहीं देखा था, हीट कर दो, मेटल अलग ऑक्सीजन अलग। मगर ये मेटल्स पहली बात तो ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनका एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कंपेयर टू बॉटम वाले मेटल्स के। क्लियर? अच्छा, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर से पढ़ते हैं। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट। कार्बोनेट और सल्फाइड के कंपैरिजन में से मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। पहले जो मेटल सल्फाइड होगा या मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उनका डायरेक्ट रिडक्शन नहीं होगा, पहले उनको मेटल ऑक्साइड बनाया जाएगा, फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन बड़ा आसान है। क्लियर? इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए, दी सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। फिर सुनिएगा, सल्फाइड ओर को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, उसके लिए आप क्या करो, उसको हीट करो, स्ट्रांगली हीट करो, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, इनफ है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, या कह लो व्हाट इज रोस्टिंग? इट इज द प्रोसेस बाय विच द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग देम, in the presence of excess amount of air. This is known as roasting. रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, द कार्बोनेट, देखिए क्या कह रहा है हमसे, द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड। अगर हमको कार्बोनेट ओर को जाना है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, यानी कि बहुत कम एयर में, भरपूर मात्रा में नहीं है, अब एयर एक्सेस में नहीं लेना है, बहुत ही लिमिटेड एयर में हमें अगर कार्बोनेट को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, बाय हीटिंग देम। दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्लियर? समझ गए बच्चों? तो फिर सुनिए, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है भाई। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड में, ठीक है, बाय स्ट्रांगली हीटिंग देम इन द लिमिटेड एयर। और रोस्टिंग की बात करें, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्साइड में, बाय स्ट्रांगली हीटिंग देम इन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, वो होती है रोस्टिंग। अच्छा, मेरी फिर बात सुनिएगा, हम सल्फाइड ओर में से डायरेक्ट मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये टफ हो जाएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम पहले क्या करेंगे, इन सल्फाइड ओर को या कह लो मेटल कार्बोनेट ओर को, मेटल सल्फाइड ओर को या मेटल कार्बोनेट ओर को सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, फिर उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे किस में, मेटल में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का हीट करके। ठीक, चलिए कैसे होगा एक एग्जांपल से देखिए। यहाँ पे हमने लिया है क्या, बोलिए, ZnS, क्या लिया है, ZnS दिख रहा है आपको, प्लस ऑक्सीजन। जिंक सल्फाइड की रिएक्शन हमने करा दी है, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन हमने करा दी है किससे, ऑक्सीजन से, और हीट कर दिया है। तो क्या मिल रहा है, ZnO मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। मैंने बोला था सल्फाइड ओर से, देखिए जिंक की सल्फाइड ओर जो आपको दिख रही है ZnS, क्या दिख रही है, ZnS, उसकी हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग कर दी है, वो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दी है। क्लियर? तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना, प्लस क्या बना, SO2 बना। पक्का? अच्छा, ये क्या था, आपने देखा आपके पास क्या है, जिंक सल्फाइड है, यानी कि सल्फाइड ओर की कन्वर्जन हो रही है ऑक्साइड में। देखिए
जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रोस्टिंग है कि कैल्सिनेशन वाली रिएक्शन है? रोस्टिंग है। कौन सी रिएक्शन है ये? पहली वाली रोस्टिंग है बेटा। तो ये पहचानने को आ सकता है। कैसे पहचाना मैंने? फिर से बता रहा हूँ, आपके पास जिंक की सल्फाइड वाली ओर है, जिंक छोड़ दो, सल्फाइड ओर है, नहीं सल्फर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ZnS में सल्फाइड ओर से आपने ऑक्साइड बनाया है, तो उस केस में क्या कहोगे आप? ये आपकी रोस्टिंग है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है देखिए 3 O2 हैं, 3 O2 है बेटा। आपकी जो ऑक्सीजन है या कह लो एयर है, एक्सेस में है। क्या है? एक्सेस में है। बोलिए बच्चों, पक्का समझ गए? पक्का पक्का पक्का। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इस बार आपके पास कार्बोनेट और है और उसको आप हीट कर रहे हो। क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, प्लस CO2 मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, और यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं है, लिमिटेड है। बोलिए यहाँ पे लिमिटेड O2 है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? कैल्सिनेशन रिएक्शन है। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या होता है? आपका जो भी मेटल कार्बोनेट होगा, यहाँ पे कौन है? जिंक कार्बोनेट, उसका कन्वर्जन होगा, बोलिए मेटल ऑक्साइड में। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास मेटल ऑक्साइड जो दिख रहा है आपको ZnO, रोस्टिंग से भी वही बन रहा है और कैल्सिनेशन से भी वैसे बन रहा है। देखिए मेटल ऑक्साइड बनाने के 2 तरीके हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अगर आपकी मेटल सल्फाइड है तो उसके लिए रोस्टिंग करोगे, और कार्बोनेट वाला मेटल है तो उसके लिए कैल्सिनेशन करोगे। उससे हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इस मेटल ऑक्साइड को, जो आपको ये दिख रहा है, बोलिए बच्चों, जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मेटल ऑक्साइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेटल ऑक्साइड। कौन सा मेटल ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड बोल दो या तो। ठीक। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू corresponding metal by using suitable reducing agent। उसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, सच एज कार्बन। कार्बन, और कार्बन को हम लोग बेटा चोक भी लिखते हैं, कई जगह आपको चोक मिल सकता है, सॉरी चोक नहीं, कोक, COKE। ठीक है, जिसको हम कार्बन यानी कि C से बोलते हैं। पक्का? अच्छा, फिर क्या रहा एग्जाम्पल में देखिए। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड ZnO इज हीटेड विथ कार्बन यानी कि C, इट इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। वो मेटेलिक जिंक में, मेटल जिंक में बन जाता है। क्लियर? अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए ZnO आपने लिया जिंक ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन कराई कोक से, यानी कह लो कार्बन से, या कह लो जो भी कहना चाहो। तो क्या मिल रहा है? बोलिए Zn मिल रहा है, जिंक मेटल मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? अरे जिंक एज अ मेटल मिल रहा है। ठीक, पक्का? और क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है। पक्का? समझ गए? अच्छा, क्या ये बातें समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। 1 मिनट देख लें, कुछ छूट तो नहीं रहा है इसमें? पक्का? हाँ, NCERT बगल में है ताकि आपको एक एक चीज़ छूटी ना जाए। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में है, अभी हम मॉडरेट वाले में चल रहे हैं, जो मेटल्स बीच में पाए जाते हैं, जिंक या कह लो आपका लेड, कॉपर, आयरन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक NCERT में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहा है क्या? द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जैसे आपने यहाँ देखा, आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो कौन था? कार्बन था। देखिए जो आपने यहाँ पे देखा रिएक्शन ZnO प्लस कार्बन, ये जो क्या था? यही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया है? बोलिए, सॉरी क्या था ये? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या था यहाँ पे? एक सेकंड, कार्बन क्या था? हाँ, ये यहाँ पे कार्बन जो दिख रहा है ये कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्या किया है? रिडक्शन करा दिया है जिंक का Zn में। बोलिए, अरे भाई ये कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो क्या कर दें? रिड्यूस कर दें। ZnO को इसने रिड्यूस कर दिया किस में?
जिंक में, क्योंकि देखिए रिडक्शन कब कहलाता है, जब कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट जाए, कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जिंक था, जिंक में से ऑक्सीजन हट गई है तो Zn बन गया है, जिंक बन गया, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। क्लियर। और ये किसने किया है, कार्बन ने किया है, सी ने, यानी कि ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, लाइन देख लेता हूँ मैं, छूटे कुछ भी ना। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, मैं बता रहा हूँ, लिखता हूँ ये। अगर मैं बात करूँ कुछ मेटल्स की, जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं? क्या है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। और इनको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, एज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आपने देखा कार्बन, ऊपर जो आपका कोक है कार्बन, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, जो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, रिडक्शन करा रहा है। इसी तरह ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो आपको दिख रहा है, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सॉरी कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक, ये भी कैसे होते हैं, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, जो देख लेता हूँ पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MnO2, जैसे आप यहाँ पे देखो, आपके पास मान लो मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लो, जैसे आपने जिंक ऑक्साइड लिया, एक और एग्जांपल लो, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 लिख लीजिए, मैग्नीज ऑक्साइड, क्या लिखते हैं इसका नाम, मैग्नीज ऑक्साइड, स्पेलिंग गलत हो जाए माफ कर देना भैया, ठीक है, MnO2। और इसका रिडक्शन कराना है, इससे हमें क्या बनाना है, मेटल बनाना है Mn, यानी कि मैग्नीज, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, उसके लिए हमें इन मेटल्स का यूज़ करना पड़ेगा जो हाईली रिएक्टिव हैं, जिनको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो मेटल यूज़ किया गया एनसीईआरटी में इसकी रिएक्शन के लिए, तो क्या यूज़ किया गया है, Al, यानी कि एल्यूमिनियम। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें आप देखोगे आपका क्या बनेगा, एक तो बोलिए Al2O3 बन जाएगा, बोलिए यहाँ पे MnO2 में से क्या होगा, AlO2 को हटा के, बोलिए Mn को हटा के खुद बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, AlO2 बन जाएगा, Al2O3, बोलिए Al2O3 बनेगा, बोलिए Al2O3 बनेगा, प्लस Mn अलग हो जाएगा, प्लस हीट एनर्जी बनेगी। फिर सुनिएगा, इस Al ने क्या किया है, एल्यूमिनियम ने, जो हाईली रिएक्टिव है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे MnO2 क्या था, मेटल ऑक्साइड था, ये क्या बन गया, Mn मेटल बन गया है, मेटल बन के चुका है Mn। अब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, देखिए पहले MnO2 था, अब सिर्फ Mn हो चुका, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्लियर। और ये रिडक्शन किसने कराया है, बोलिए, अरे भाई रिडक्शन कौन कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा, बोलिए, यहाँ पे रिडक्शन हुआ किसका, MnO2 का Mn में। ये रिडक्शन किसने कराया है, Al ने कराया है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने देखा है ऊपर, पक्का समझ गए। क्लियर, बोलिए। अच्छा, कुछ छूटा तो नहीं भैया। अच्छा, और देखिए आपका यहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्ट हो चुका है Mn, पक्का समझ गए, मैग्नीज मेटल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट निकली है, कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब भैया एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है डिटेल में, मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और है, देखिए एक और है हमारे पास, मान लो एक और मेटल ऑक्साइड है बच्चों, क्या है, Fe, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, Fe2O3 प्लस Al। अगर आपने फिर से एल्युमिनियम ले लिया और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ली है, आयरन ऑक्साइड ली है Fe2O3, इसका क्या करना है, इस ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है,
ठीक है, ताकि आयरन मेटल मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे फिर से Al2O3 बन जाएगा। एल्यूमिनियम आयरन को हटा देगा, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम आयरन से रिएक्टिव होता है। अरे भाई ये बताओ, मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, एल्यूमिनियम आयरन के ऊपर होता था। अभी आपने देखा ना मेटल एक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर कौन होता था, एल्यूमिनियम होता था। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ से आयरन को हटा देगा, Fe2O3 में से अपना बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। और क्या होगा, आयरन अलग हो जाएगा, इसको धक्का मार के हटा देगा, प्लस हीट एनर्जी भी बनेगी। क्लियर बच्चों। और आपने देखा Fe2O3 से क्या बन गया, आयरन सिर्फ मेटल बन गया है, आयरन का मेटल बना है। ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी, इसलिए बोलेंगे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। और यहाँ पे आपके एल्यूमिनियम ने क्या किया है, क्या बिहेव किया, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हुआ है, जो Fe2O3 को रिड्यूस कर दिया है किसमें, Fe में। मैं फिर बोल रहा हूँ, कौन रिड्यूस हुआ है, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे। अगर मैं पूछूं Fe2O3 वाली जो रिएक्शन है, इसमें कौन रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस तुम्हारा Fe2O3 हुआ है, पक्का Fe2O3 रिड्यूस हो चुका है। क्लियर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, Al है। ऊपर वाली रिएक्शन में देखिए कौन रिड्यूस हुआ था, MnO2 रिड्यूस हुआ था। MnO2 रिड्यूस हुआ था, किस में रिड्यूस हुआ था, Mn में रिड्यूस हुआ था। पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं की है, एनसीईआरटी से देख करके बैलेंस कर दे रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, ये आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, Mn के पास, MnO2 के पास, और Al के पास 4 लिख लीजिए बच्चों, और Al2O3 के पास क्या लिखा है, यहाँ पे 2 है, और Mn के पास 3 है। ठीक है, ये बैलेंस कर लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, और यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए। ठीक, चलिए रिएक्शन बैलेंस जहाँ तक हो चुकी है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ देख करके, कुछ गलत ना हो जाए। बैलेंस है पक्का। ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया है, ये एनसीईआरटी का बहुत ही क्रिस्प पॉइंट है, जो टीचर ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, मगर मैंने कवर किया है। चलिए अब देखिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जैसे आपने देखा था, जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, बोलिए सोडियम हो गया, आपने देखा। और कौन कौन से मेटल थे, देखिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बोलिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और कहाँ था, एल्यूमिनियम था। ये मेटल्स जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। भाई ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। अगर आप ये सोचो कि दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, नो, ऐसा नहीं हो सकता। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं हो सकता, पहले ये बताओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इनको सिंपली आप हीट करके सोचो, कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाए, मेटल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही रिएक्टिव, चिपके रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। जैसे आप सोच रहे होगे कि भाई, कि जैसे आपने देखा वहाँ पे, जैसे मेटल ऑक्साइड होता था, अगर आपने इनकी मेटल ऑक्साइड ली, जैसे मान लो Na2O सोडियम ऑक्साइड, और इससे क्या करो, कार्बन से रिएक्शन करा दो, और आप सोचोगे यहाँ से कार्बन से रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाए, यहाँ से आप सोचो कि Na और CO बन जाए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मगर ये रिएक्शन नहीं हो सकती। सोचो आप कि हीट कर दें ऐसा हो जाए, ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती। नो, दिस कैन नॉट हैपन। यहाँ पे कार्बन इस सोडियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, इट कैन नॉट रिड्यूस, क्योंकि भाई यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना होगा वो बहुत ही हाई होगा,
बहुत ही स्टेबल होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं। क्लियर? पक्का? आप सोच रहे होगे यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करके Na2O का रिडक्शन करा दे Na में। ऐसा नहीं होगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। पक्का? समझ गए? पक्का? फिर क्या होगा? फिर देखिए क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज, क्यों नहीं होगा? दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्यों नहीं होगा? वेरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है देन कार्बन। समझ गए? तो देखिए यहां पे आपने देखा Na2O लिखा है और कार्बन लिखा है, मगर जो सोडियम की एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। एफिनिटी मतलब चाहत। सोडियम ऑक्सीजन को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसकी चाहत ज्यादा है ऑक्सीजन से एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहेगा या उससे जाके रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ गए? पक्का? क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन बोर्ड में बनेगा। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये बोर्ड में। पक्का? मैं बता दे रहा हूं, पहले ही क्वेश्चन बनेगा ये बोर्ड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमसे, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अभी आपने ऊपर भी देखा था, याद है कि नहीं याद है? कंसंट्रेशन ऑफ 4 में सबसे टॉप वाले जो मेटल्स होते थे उनके लिए क्या करना होता था? इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती थी। क्या करना होता था? इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती थी। ठीक है, अब कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगी ये सारी बातें हमें करनी है आपसे, बस बने रहिए वीडियो में। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है। रात के बज रहे हैं 2। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, रात के बज रहे हैं 2 बेटा। सिर्फ मैं चिल्ला रहा हूँ और आप सुन रहे होंगे, वो आप तो सुबह भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। चलिए अब आइए, देखिए अब इनकी, देखिए ये क्या हो गया? मार्कर नहीं चाहिए, पेन चाहिए। हाँ, लिखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉप मेटल्स जो आपने देखे, सोडियम, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, सोडियम और आपके पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, चलो अच्छा लिख ही देता हूँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉप मेटल कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कह लो या वही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, दोनों का मतलब वही है, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है बेटा? लिसिस का मतलब होता है टर्म, लिसिस का मतलब होता है साइंस में तोड़ना, ब्रेकिंग या कह लो स्प्लिटिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर आप किसी कंपाउंड को तोड़ देते हो, उनके कंपोनेंट्स में उनको स्प्लिट कर देते हो, उनका ब्रेक डाउन कर देते हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, ये इलेक्ट्रोलिसिस किस में होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है, जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा वेसल, तार वार जो दिख रहे हैं, कैथोड एनोड जो आपको दिख रहा है, ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, जो इसके अंदर आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, ये बोलिए येलो कलर का पूरा, इसको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। एक सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइट। जिस भी कंपाउंड की हमको इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर मुझे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, जिसमें से हमारा Na मेटल मिल सकता है, तो इसी की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। मान लो अगर आपको मैग्नीशियम चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे? MgCl2 कंपाउंड लोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उससे आपको Mg मिलेगा। मान लो आपको
पोटेशियम चाहिए, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो उससे आपका पोटेशियम मिलेगा। तो जिस भी मेटल की आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है उसी का कंपाउंड लेना होता है, या कह लो उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है। क्लियर, बोलिए, पक्का। अच्छा, अब यहाँ पे जो एनोड आपको दिख रहा है, एक तो एनोड और एक तो कैथोड। यहाँ पे बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स हमारे यहाँ पे दो तरह के हैं, एक तो पॉजिटिव होती है जिसको हम एनोड बोलते हैं, कैथोड जो हमारी नेगेटिव होती है। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है थोड़ी थोड़ी बता देते हैं। व्हाट इज एनोड, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो इसलिए कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस तभी होगी जब आपका इलेक्ट्रोलाइट, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा या तो वो मोल्टेन फॉर्म में हो या तो वो एक्वस फॉर्म में हो। ठीक है, एक्वस मतलब वाटरी फॉर्म में हो, सॉल्यूशन के फॉर्म में। पक्का। अच्छा, यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में Na सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना पड़ेगा, बोलिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना पड़ेगा, बोलिए, NaCl लेना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड क्या लेना पड़ेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक बच्चों, और ये सोडियम क्लोराइड या तो आपको एक्वस फॉर्म में लेना पड़ेगा और या तो मोल्टेन फॉर्म में। आपकी एनसीईआरटी में मोल्टेन फॉर्म में बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, जब आपकी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे बच्चों, मैं फिर बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो जो Na और Cl सोडियम क्लोराइड के बीच का बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो Na+ अलग बनेगा, Na+ बनेगा एक, और एक Cl-1 बनेगा। बोलिए हाँ या ना। ये आयंस में टूट जाएंगे, एक तो हमारा कैटायन होगा, बोलिए Na+ क्या है हमारा, कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एक तो क्लोरीन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, एनायन। ठीक है, पक्का बच्चों, अरे एनायन की स्पेलिंग गलत हो जा रही है। ठीक है, तो Na+ कैटायन और एनायन कौन है, Cl-। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो फिगर में, यहाँ पे मोल्टेन NaCl लिया गया है। भाई मोल्टेन NaCl लिया गया है, ये NaCl कंपाउंड से आयंस के फॉर्म में कब चेंज होगा, जब आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस पास करोगे। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये इसका जो इसके बीच का बॉन्ड होगा टूट जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए बोलिए, क्या हो जाएगा, Na+ बन जाएगा और Cl- बनेगा। ऐसे कई सारे दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि समझ गए। अच्छा, और आपको पता है एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एनोड पे कौन सा आयन पहुंचेगा, हमारे पास दो तरह के आयन हैं, एक तो पॉजिटिव वाला सोडियम और एक तो नेगेटिव वाला Cl। अच्छा, एनोड कैसी है, पॉजिटिव है, उस पर कौन आएगा, Cl- की Na+, उस पर कौन आएगा, भाई एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास कौन अट्रैक्ट होगा, जो खुद नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कौन है, Cl। तो Cl जो आपको दिख रहा है क्लोरीन आयन, जिसको हम एनायन बोल रहे हैं, वो किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। क्लियर, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा। अरे भाई मच्छर कितना है यहाँ, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा। ठीक है, Cl-, क्योंकि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले के पास अट्रैक्ट होगा। क्लियर, इसी तरह सोडियम जो Na+ है वो कैथोड के पास जाएगा, जो नेगेटिव है उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। पक्का। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि भाई कैथोड पे कौन बनेगा, कैथोड पे कौन बनेगा बच्चों, बोलिए, सोडियम बनेगा।
ठीक है। एनोड पे कौन बनेगा, कौन पहुंचा, एनोड पे क्लोरीन बना है, तो एनोड पे कौन बनेगा, क्लोरीन, क्लोरीन गैस बनेगी Cl2। अच्छा, अब ये कैसे बनेगा भाई, देखिए आप सोच रहे होगे कैथोड पे कौन गया था, Na+ गया था, तो Na कैसे बन गया, ये सीखना पड़ेगा। जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड, ये हम आपको बतानी पड़ेगी। ये भी हम आपको ऊपर समझाते हैं लिख करके, समझ गए। बस आप इतना समझिए, कैथोड पे कौन गया है, Na+ और एनोड पे कौन गया है, Cl-। ठीक है, आइए ऊपर देखते हैं। इस रिएक्शन को मैं जरा ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ खुद से लिख करके। देखिए, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जरा खुद सोचो। कैथोड पे कौन पहुंचेगा, पहले ये बताओ। कैथोड पे कौन गया है, Na+ गया है, ठीक है, Na+ गया है। Na+ गया, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। फिर सुनिएगा, Na+ का मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोलिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, ये कैथोड के पास जाएगा, ये कैथोड के पास जाएगा बच्चों, कैथोड के पास जाएगा। अब देखिए, आप देखोगे कि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है। देखिए, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बच्चों, कैथोड के पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन। सोडियम Na+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। कैथोड के पास क्या होगा, वहां पे जाके ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए, तो Na+ ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो ये बता रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, क्या बन जाएगा, Na एज अ मेटल बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। पक्का। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, पता है कि नहीं पता है, नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है बैटरी के, पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, कैथोड के पास गया, समझ गया, सोडियम यहाँ पहुँचा, सोडियम कैथोड पे गया, सोडियम कैथोड पे जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देखिए कैथोड के पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे जब सोडियम जाएगा Na+, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और Na एज अ मेटल बन गया है, हमारा सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। क्लियर। अच्छा, क्लियर हो गई बच्चों बात, पक्का समझ गए। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें रिएक्शन एट एनोड, तो रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा है, बोलिए बच्चों। एनोड पे कौन पहुंचा, Cl-, Cl- एनोड पे पहुंचा। अब Cl-, भाई Cl- का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं भाई, किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसका मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, वो डिस्टर्ब है, उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा, ये देगा किसको, जिसके पास पहुंचा है, एनोड को। एनोड के पास जाएगा और एनोड से कहेगा भैया लो, क्या कहेगा यहाँ पे, क्या कहेगा, लो हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक। अरे भाई, एक Cl-1, इस पे एक चार्ज था नेगेटिव, इस चार्ज को हटाने के लिए इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में दे दिया, लो फेंक दिया, किसको दिया, एनोड को। वही इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, देखिए कैथोड के पास, एनोड से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। Cl- से Cl बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ये रिएक्शन होती। मगर सुनिए बेटा, Cl एज हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, Cl अकेला नहीं हो सकता, ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, यानी कि Cl2 के फॉर्म में होगा। तो इसके लिए क्या होगा, हम अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे हम 2Cl-। अब देखिए 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो क्या करेगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Cl2 हो गया, सॉरी क्या हो जाएगा,
Cl2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पूछूं प्रोडक्ट क्या है कैथोड पे, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट क्या है बच्चों कैथोड पे, सोडियम मेटल। और आपसे मैं पूछूं कि एनोड पे प्रोडक्ट क्या है, तो Cl2 गैस बेटा, क्या है Cl2 गैस, इसको भी हम रेड से मार्क कर लेते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर बच्चों, पक्का। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड में भैया ये बताओ कैथोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? देखिए ये कैसे पता करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर से पता करते थे। क्या पता करते थे? ऑक्सीडेशन नंबर से पता करते थे। कैसे पता करते थे? जब भी ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ON इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करेगा तो उसका मतलब वो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता था? चार्ज, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का था मतलब चार्ज। अब आप देख लो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और डिक्रीज कर रही होगी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू, तो उसका मतलब रिडक्शन हो रहा होगा। तो आप अगर कैथोड पे देखो तो Na+ है, क्या है? Na+ है। Na+ मतलब प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या? +1 चार्ज है, से क्या हो गया? सोडियम मेटल बना है बेटा। इस पर चार्ज कितना होगा? 0 होगा, तो +1 से 0 हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है, पक्का, क्लियर, कोई दिक्कत भैया इसमें नहीं। एनोड की बात करें तो देखिए आपके पास क्लोरीन के कितने एटम्स थे? 2 थे। उस पर चार्ज कितना है बेटा? -1 चार्ज है। -1 से देखिए Cl2 बन गया, Cl2 पे 0 चार्ज होगा, Cl2 पे 0 चार्ज होगा, तो -1 से 0 हो गया। बोलिए -1 से 0 चार्ज हो गया, तो इसका मतलब नेगेटिव से 0 हो रहा है। तो भैया इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसका मतलब हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, पक्का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है रिएक्शन एट कैथोड क्या थी, तो ये पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और आपको बताना होना चाहिए कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है कैथोड और एनोड पे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बोलिए बच्चों, सबका समझ गए? अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या कह लो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसके लिए आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने आपको पढ़ाई है ये कैसे वर्क कर रही है, अच्छे से घोल छान के पी के अच्छे से आइएगा, तब जाके आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। एक लास्ट लेक्चर और लगेगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग और पढ़ते रहें ईमानदारी से, नोट्स को रिवाइज करें ट्वाइस अ वीक। चलिए बाय बाय।